नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल चुका है कि हम एमपी बोर्ड क्लास 12 की जो मकरंद हिंदी की जो किताब है उसके आधार से यहाँ पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। परीक्षाएं आपकी किस माध्यम से होंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी माध्यम से होंगी उस माध्यम में इस तरह से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। पुस्तक पाठ है पुस्तक। इसके राइटर हैं देवेंद्र दीपक। बहुत ही सुंदर पाठ लिखा गया है। इस पाठ में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि किस तरह से पुस्तक हमारे जीवन यात्रा की साथी है। जिस तरह से आप लोगों के मित्र होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं बेस्टीज होते हैं, चड्डी वड्डी होते हैं, इसी तरह से पुस्तकें आपकी जीवन की बेस्टीज और चड्डी वड्डी होती हैं, क्योंकि पुस्तक वो आईना है, वो दर्पण है जिसके माध्यम से हम खुद के जीवन का अवलोकन कर सकते हैं, खुद के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देवेंद्र दीपक के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक जो पाठ है वो निबंध के रूप में मिलता है, ठीक है। और इसके पाठ के राइटर मैंने बता ही दिया है, इसके राइटर हैं देवेंद्र दीपक। पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आप लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन मानसिकता की थोड़ी सी कमी है कि अभी हमारी परीक्षाओं को लेकर के काफी विवाद हुआ है। विवाद मतलब काफी प्रकार के उतार चढ़ाव बदलाव हुआ, जिसके कारण हमारी पढ़ने की मानसिकता थोड़ी सी कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, पढ़ने की कोशिश करना। 5 मिनट हो 7 मिनट में जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से पुस्तकें हमारी जीवन की यात्रा में वो साथी हैं। बाकी के लोग आपके जीवन यात्रा में साथ छोड़ जाएंगे। वो रुपए हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, या आपके परिवार भी हो सकते हैं जीवन यात्रा में, लेकिन पुस्तक का वो ज्ञान और जो पुस्तक की जो नॉलेज है, पुस्तक की जो शिक्षा, वो आपके जीवन पर्यंत तक आपके साथ रहने वाली है। इस तरह से विषय वस्तु काफी उसमें प्रेजेंट की गई है, तो उसके बारे में आप वहां पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मकरंद है, मकरंद का 19वां पाठ है, पाठ का नाम है पुस्तक, उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लासेस ली गई हैं। पता नहीं कब अपलोड होगी, जब भी अपलोड होगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या फिर फेसबुक पर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ये लाइव क्लास चल रही हैं, इसमें काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग भी हमारे साथ लाइव क्लास का आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारी वेबसाइट की, उसके जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। चलिए एमसीक्यूज करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पुस्तक के लेखक हैं। पाठ है पुस्तक और उस पाठ के लेखक पूछे गए हैं। तो मैं ऑप्शन 4 बता रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना सारे के सारे बच्चे जितने भी कनेक्ट हैं। ऑप्शन ए देवेंद्र दीपक, ऑप्शन बी बाल कवि बैरागी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी सुदर्शन प्रियदर्शनी। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, जल्दी से आंसर बताएं। हाँ, देवेंद्र दीपक बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही है, देवेंद्र दीपक ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाल कवि बैरागी जी के द्वारा एक पाठ लिखा गया है, विश्व की शुभ कामना। हाँ, शुभ कामना माँ, ठीक है। उसके बाद सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, कौन सा लिखा गया है, सूर्य के, हाँ, सूर्य के बाल कृष्ण, ठीक है। सुदर्शन प्रियदर्शनी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, हम कहाँ। हाँ, ये हमने क्लास रिकॉर्ड कर ली है और ये आप लोगों की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी और फेसबुक पर भी मिल जाएगी, सारी जगह मिल जाएंगी। और बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहो तो आप लोग जुड़ सकते हैं। माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देवेंद्र दीपक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पाठ है, पुस्तक विधा है। विधा का मतलब यहाँ पर पूछा गया है पुस्तक पाठ किस प्रकार से लिखा गया है। तो कहानी के रूप में लिखा गया, एकांकी, उपन्यास या निबंध के रूप में, किसके रूप में लिखा गया है। ऑप्शन डी निबंध के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोगों के आंसर सही है। आप लोग आंसर दे लो, आंसर देने के बाद माइक म्यूट कर दिया करूं, क्योंकि मुझे ही खुद की फ्लैक्चुएट आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर दो, मजेदार क्लास है, लाइव क्लास का आनंद लो, ठीक है। तो ऑप्शन डी निबंध के रूप में लिखा गया है। एक प्रश्न और बनता है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि देवेंद्र दीपक जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो देवेंद्र दीपक जी का जन्म भी पूछा जाता है, एक शब्द के उत्तर में कई बार पूछा गया है, या फिर आपके इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी सही विकल्प में पूछा गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई सन 1934 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न इसके साथ और रिलेट है। प्रश्न कैसा रिलेट है कि देवेंद्र दीपक जी किस विचारधारा के लेखक हैं।
तो राष्ट्रीय विचारधारा के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न देते हैं, विचारों की जय यात्रा का मूर्त रूप है पुस्तक, नालंदा, शिक्षा या पुस्तकालय? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन ए पुस्तक। जब आप ये किताब पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को मिलेगा कि भैया जो किताबें होती हैं वो हमारी जय यात्रा का, जय यात्रा यानी ये कहना चाहते हैं जीवन में जब हमें सफलता मिलती है उस सफलता का जो मूर्त रूप है, एक साक्षात जो आकार है, उसका कारण क्या है? वो कारण है पुस्तक। क्योंकि पुस्तक के द्वारा हम लोक व्यवहार के ज्ञान को और विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो ही ज्ञान हमारी जीवन की सफलता में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है, जिसके कारण हम जीवन की यात्रा अर्थात सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तक रची, छपी और की जाती है बिक्री के लिए, भेंट के लिए, विमोचित के लिए और चुराने के लिए? आंसर क्या लगाएंगे इसके लिए? ऑप्शन सी विमोचित के लिए। यहाँ पर एक लाइन आई है इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन आएगी आपके चैप्टर में कि पुस्तक रची जाती है, छापी जाती है और विमोचित की जाती है। विमोचित का मतलब होता है, इसका क्या बोलते हैं, सभी लोग एक साथ मंच पर खड़े होते हैं, ठीक है, और माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। सभी लोग एक साथ मंच पर खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, वो एक साथ लोग मिलकर के जो नई किताब होती है उसको पब्लिश करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, इसको कहते हैं विमोचन। तो पुस्तक विमोचित भी की जाती है। पांचवा प्रश्न है, पुस्तक समीक्षाओं में होती है एक आवश्यक लंबी भूमिका, एक गैर जरूरी लंबी भूमिका, एक बेकार अर्थहीन भूमिका, एक सार्थक लंबी भूमिका। देखो प्रश्न को पहले समझ लेना, उसके बाद आंसर देना सारे बच्चों। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है पुस्तक में की समीक्षाओं में, जब भी आप पुस्तक कोई भी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को एक प्राक कथन दिया जाता है या पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि पुस्तक लिखने का कारण क्या है। ठीक है, एक चीज इस विषय को लेकर के होता है, पुस्तक में ये भी बताया जाता है कि पुस्तक जो आप लोग पढ़ रहे हो उस पुस्तक में कौन से विषयों को पढ़ने वाले हो। तो बहुत सारी यहाँ पर देवेंद्र दीपक जी ने इस तरह से यहाँ पर बताया था आप लोगों को, शायद मेरे जो मैं हिंट देना चाहता हूँ उससे आप समझ जाओ, उसके बाद आंसर भी दे दोगे। कि देवेंद्र दीपक बताते हैं पुस्तकें लिखी जाती हैं, छापी जाती है, विमोचित तो की जाती है, लेकिन पुस्तकों में एक क्या होता है, जो पुस्तकों में जो विषय होना चाहिए वो तो नहीं होता है, ठीक है, और जो नहीं होना चाहिए वो पुस्तकों की गैर जरूरी भूमिकाओं में, वो लंबी लंबी भूमिकाओं में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या लगाएंगे, जल्दी से बताओ क्या? हाँ, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आंसर देखो आवश्यक भूमिका तो होती नहीं है। कई बार क्या होता है, जो लेखक है या फिर लिखने वाले होते हैं वो अपने बारे में ज्यादा लिख देते हैं, या फिर पुस्तक किस प्रेरणा से लिखी गई है, किस मोटिवेशन से लिखी उसके बारे में लिख देते हैं, इसलिए आवश्यक भूमिका नहीं होती है, बेकार अर्थहीन भूमिका नहीं होती है, सार्थक भूमिका नहीं होती है, एक गैर जरूरी लंबी भूमिका दे दी जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो पाठक होते हैं, पाठक का मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं, तो पुस्तक के प्रति उनका जो रुझान है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिजली, गयासुद्दीन खुजली, बख्तियार खिजली या जलालुद्दीन खिलजी? मैं खिजली खिजली पढ़ रहा था, खिलजी। हाँ, ऑप्शन सी सही है हमारा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय था वहां पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर उन्होंने उस पुस्तकालय को पूरा आग के हवाले कर दिया था। 3 पुस्तकालय थे, रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्नोदधि। रत्न रंजक में, रत्न सागर में 9 मंजिला इमारत थी, लाखों ग्रंथ थे उनकी, लगभग बताते हैं, ऐसा बताया जाता है बड़े लोगों के द्वारा कि ये जो आग कितने दिनों तक जली थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, लगभग 6 से 7 महीने लगातार ये आग जलती रही। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास, हमारे जब विश्व के पास लिखने पढ़ने की कोई पद्धति नहीं थी, तब हमारे भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी, जहाँ लोग पढ़ना सीखे। तब हमने लिखने का कार्यक्रम पहले से स्टार्ट कर दिया। वेद हुए हमारे कितने साल, हजारों साल पहले लिखे गए। ठीक है, जब लोग लिखना नहीं जानते थे तब ये सारी चीज हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन बाहर के आक्रमणकारियों ने इन सारी चीजों को जला दिया, नष्ट कर दिया। हमारे लिए अहोभाग्य नहीं दुर्भाग्य की बात है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, नालंदा में पुस्तकालयों के विशिष्ट क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान समझना, नालंदा, प्रश्न को समझना है। मुझे पता है सारे लोग एकदम से क्या है, प्रश्न समझते एकदम से भागते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। कोई बात नहीं, देखो सामने वाले यूट्यूब पे जितने ही बच्चे जुड़े हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम और आप मिल करके ऐसे पढ़ें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे। उन पुस्तकालयों के स्पेसिफिक विशिष्ट जो क्षेत्र होता था उसे क्या कहते थे? देखो यहाँ पर ऑप्शन है धर्मगंज, पुस्तकगंज, दर्शनगंज या आचार्यगंज। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, जल्दी से बताओ। हाँ, धर्मगंज। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर सही है, धर्मगंज। ठीक है, धर्मगंज क्यों कहा जाता था? पुस्तकालय के अंदर जैसे ही हम, आप लोग देखते हैं लाइब्रेरीज आप लोगों ने देखी होंगी कि जैसे हम पुस्तकालय के अंदर एंटर होते हैं, तो जैसे इंटर होते हैं कुछ रिसेप्शंस होते हैं, कुछ टेबल्स होती हैं, और जहां पर किताबें लगी होती हैं व्यवस्थित, उसको एक स्पेशल जो एरिया होता है, उस स्पेशल एरिया को यहाँ पर कहा जाता था धर्मगंज। अगला प्रश्न है, दान में किताब नहीं, उन्हें रखने के लिए क्या दो? अलमारियां, धन, स्थान या आदमी? क्या चाहिए? हाँ, अलमारियां। ठीक है, दान, ये स्टेटमेंट आया है, आप लोग जब किताब पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि दान देने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि किताब मत दो, पैसा मत दो, स्थान मत दो, व्यक्ति मत दो, हमें अलमारियां तो दो। अर्थात ये कहना चाहते हैं देवेंद्र दीपक, आप दान में किताब तो दे रहे हो, लेकिन उस किताब को पढ़ने के लिए मोटिवेशन तो दो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। अगला प्रश्न है, रातों रात कोई पुस्तक हो जाती है, बहिष्कृत, तिरस्कृत, पुरस्कृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या थी? हाँ, तिरस्कृत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रातों रात कोई पुस्तक पुरस्कृत हो जाती है, कोई पुरस्कृत तिरस्कृत भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तिरस्कृत। ठीक है, अगला देखो, हर पुस्तक को उसको डैश डैश मिलना चाहिए, लेखक, पाठक, क्रेता या विक्रेता। पहले सुन लेना ऑप्शन। लेखक का मतलब होता है लिखने वाला, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, क्रेता का मतलब होता है बेचने वाला, और विक्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला। अब आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, लेखक नहीं। अरे भैया, लेखक नहीं, हर पुस्तक को क्या मिलना मिलना चाहिए? पढ़ने वाला भैया। हाँ, अब देख लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हर कोई किताबें लिखेगा तो पढ़ेगा कौन? हर, अगर घर में सारे के सारे कुक बन के घूमेंगे तो खाएगा कौन? इसीलिए लेखक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति मिलने चाहिए। जब तक वो पुस्तक को नहीं पढ़ी जाएगी, तब तक उस पुस्तक के बारे में लोग अपने विचारों को नहीं रख पाएंगे। जब तक पुस्तक के बारे में लोग विचार नहीं रखेंगे, तो लेखक को अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए, या फिर उनके द्वारा लिखा गया जो विषय, जो पढ़ने वालों को समझ में आया और उसको विस्तार कैसे दिया जाए, तो ये पता नहीं चलेगा। इसलिए लेखक के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी जा रही है, उनको एक पाठक मिलना चाहिए, अर्थात पढ़ने वाला मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, डैश डैश का 9 भवन मंजिला था? रत्न सागर, रत्न रंजक, नवरत्न या नवरंग? कौन सा था? रत्न सागर। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, रत्न सागर है। रत्न सागर है। और नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे। पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्न रंजक, रत्न रंजक। ठीक है, तीसरा था रत्नोदधि। ये था रत्नोदधि। ये तीनों के तीन, आप नाम देख रहे हो, आगे क्या लगाए? रत्न 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 रत्न। रत्न क्या समझे? ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती है। नाम भी देखो कितने यूनिक रखे गए, रत्न सागर यानी ज्ञान का सागर, जिसकी कोई कीमत नहीं। रत्न रंजक, रत्न रंजक किसको कहा जाता है? ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके? समुद्र के। तो ओशियन ऑफ नॉलेज किस, इसीलिए तो कहा जाता है, जो ज्ञान है वो समुद्र के समान है, असीम है। ठीक है, इसलिए तो इसको कहा जाता है। नाम कितने प्यारे प्यारे रखे गए। देखो अगला देखो, आज की डेट में अगर कोई लाइब्रेरी खोलता है तो फलानी एक्स वाई जेड, मतलब ये मॉडर्न की ओर जाते हैं। भैया इस तरह से नाम रखो, थोड़े से नॉलेज भी मिलेगी। आज के डैश डैश का, आज डैश डैश का दौर है, हरी क्रांति का, सूचना क्रांति का, श्वेत क्रांति का, नील क्रांति का? बताइए। सूचना क्रांति का। देखो, हरित क्रांति नहीं होगा, श्वेत क्रांति नहीं होगा, नील क्रांति नहीं होगा। हरित क्रांति सभी लोगों को पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। श्वेत क्रांति आप लोगों को पता है, दूध की क्रांति है। नील क्रांति आप लोगों को पता है, मत्स्य यानी मछलियों का उत्पादन के लेकर के। सूचना क्रांति का दौर है, यानी आज की डेट में मीडिया का दौर है। आज के पहले जमाने में पहले सूचनाएं आती थी। अगर आप देखोगे आज से 100 साल पहले जाकर के अगर कोई सूचना करानी होती है,
तो राजा यहाँ से एक अपना एक प्रस्ताव पारित करेगा, फिर वो ढोल नगाड़े की जगह गांव-गांव तक जाएंगे, फिर लोग एक दूसरे को बताएंगे, फिर इस तरह से बातें फैलती। फिर उसके बाद फिर बदलाव आया, फिर लोग क्या करने लगे, अखबार के द्वारा, फिर रेडियो के द्वारा। आजकल तो जो भी जानकारी होती है आप लोग देखते हो कि एक घटना घटी नहीं कि दूसरे दूसरे सेकंड में आप तक ये नॉलेज पहुंच जाती है। आप लोग देख ही रहे हो कोरोना के लेकर के सारी की सारी। तो ये कहना चाहते हैं आज का दौर सूचना क्रांति का दौर है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सूचना क्रांति के दौर में लोगों की आज पुस्तक को पढ़ने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए जो हैबिट थी वो कम होती चली जा रही है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार से करनी है। आप लोग कर लोगे, मजा आएगा। देखो, रातों रात कोई पुस्तक हो जाती है तिरस्कृत या बहिष्कृत। तिरस्कृत हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तिरस्कृत ऑप्शन हो जाएगा सही। हर पुस्तक को उसका मिलना चाहिए लेखक या पाठक। पाठक मिलना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे, हाँ बहुत सारे बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, बोलते हैं देखो किताबें कौन लिखता है, लेखक लिखता है। तो हर किताबों को अपना लेखक मिलना चाहिए। अतः अच्छा ही किताबें हर लेखक के दरवाजे के घर के सामने खड़ी होंगी, कब आएंगे लेखक महोदय, कब हमें देखेंगे, ठीक है, और कब हमारे लिए कुछ लिखेंगे, ऐसा नहीं है। लेखक के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी जा रही हैं, अगर पढ़ने वाला नहीं, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल दे दें, स्कूल खुलते जा रहे हैं, स्कूल खुलते चले जाएं, लेकिन पढ़ने के लिए स्टूडेंट ना हो तो तब बात चलेगी क्या? नहीं। शिक्षक बहुत अच्छे हो, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हो, इन्वायरमेंटल बहुत अच्छा हो, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट ही ना हो तो चलेगा क्या? चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। चाय आप बना रहे हो, चाय बनाते समय चाय पत्ती निकाल दो, बाकी सारी चीजें डाल दो, तो वो चाय कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी ना। तो इसी तरह से कहना चाहते हैं, पुस्तक लिखी जा रही है लेखकों के द्वारा, उसको पढ़ने वाले लोग भी तो मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों की किताब है मकरंद, तो लिखने वाले तो बहुत सारे लोगों ने लिख दी, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या ना के बराबर है। डैश डैश का भवन 9 मंजिला था, रत्न सागर या रत्न रंजक, जल्दी से आंसर बताएं। रत्न सागर, हाँ रत्न सागर। हाँ, कुछ लोग बच्चे नाश्ता भी कर रहे हैं, वो ऐसे करके आवाज आ रही है नाश्ता में। इसलिए बोल रहे हैं लाइव क्लास पढ़ने में बहुत मजा आता है। नाश्ता करते जाओ, पढ़ते चलो, आपकी तैयारी भी होती चलेगी। अगला प्रश्न देख लो। आज का दौर है हरित क्रांति का या सूचना क्रांति का? सूचना क्रांति का, मीडिया का दौर है। ठीक है, फटाफट से हाल आप पब्लिश कर देते हो। तो भैया जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देखो चाहे यूट्यूब पर देखो, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही तो भैया सूचना क्रांति के दौर में तो आप भी पीछे क्यों छूट रहे हो? तुरंत से जा करके शेयर करो, जो नहीं पढ़ रहे उनको जगाओ, उनसे बोलो जागो चेतन। ठीक है, मोह नींद से जागो, बहुत सो लिए, अभी आपका परिणाम बाकी है, अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। जब तक डिसीजन नहीं आ रहा पढ़ते रहो। ठीक है, अगला देखो प्रश्न क्या है। पुस्तक डैश डैश जाती है, रची या लिखी? हाँ, क्या बताओ, मैं क्या बताऊंगा अब इसमें, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, ये रची जाती है। हाँ देखो, लिखना और रचना दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट आया। देखो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे पास किताब है। यहाँ लिखा है पुस्तक रची जाती है, पुस्तक छापी जाती है, पुस्तक विमोचित की जाती है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आए तो स्टेटमेंट पूरा करना है, तो पुस्तक रची जाती है। ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? पुस्तक रची जाती है। ठीक है, अगला देख लीजिए। सत्य सत्य कथन को बताना है। बहुत सारे बच्चे देखो, कभी भी आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, सत्य असत्य लिखना है, यहाँ पे साफ रूप से लिखा गया है कथनों में सत्य असत्य को छांटना है। बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके सत्य है और ये असत्य है। बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आइंस्टाइन की फैमिली के हैं, वो ऐसे करके एक साइन बनाएंगे और ऐसे क्रॉस लगा देंगे और ऐसे बना देंगे। अब सामने वाला एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि पहले बच्चे ने राइट लगाया था कि क्रॉस लगाया था। भैया मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इस तरह की जो परंपरा है वो हो चुकी है बंद। अगर आप ये लगाओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, इसलिए आप साफ साफ जो स्टेटमेंट लिखा है, अगर कोई कथन, जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को सही लग रहा है उसके सामने सत्य लिखो, जो गलत लिख रहा है उसके सामने असत्य लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते नहीं, सर हिलाते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट है, पूछा कि आपने खाना खा लिया, तो बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे ना उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सर हिलाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी पेपर देते, मैंने नोटिस किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की हैं। जब भी मैं इस तरह से सत्य असत्यों को छांटने के लिए बात करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपना सर हिलाते हैं। जैसे पुस्तक कहानी है, जैसे गलत है ये स्टेटमेंट, तो सर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, और नहीं नहीं करते जाएंगे, सर हिलाते जाएंगे नहीं में, और आंसर लिखते जाएंगे सत्य। तो भैया ऐसा नहीं करना है, स्टेटमेंट जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है और साफ साफ जो लिखा है
उसी को फॉलो करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। पहला देख लेते हैं, पुस्तक एक कहानी है। यहाँ पर पूछ रहे हैं पुस्तक एक कहानी विधा है क्या? कौन सी विधा है यहाँ पर? इस तरह से पूछा गया है। यह कथन कैसा? सत्य असत्य? यह कथन असत्य है, कहानी नहीं है। कौन सी है? निबंध विधा है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? देवेंद्र दीपक के द्वारा लिखा गया है। बहुत सुंदर पाठ है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, देवेंद्र दीपक जी का जन्म हुआ है 31 जुलाई सन 1934, 1934। ये ध्यान रखना, कुछ प्रश्नों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप लोगों को समझना है, इस तरह से प्रश्न आए हैं। ठीक है, पुस्तक के लेखक देवेंद्र दीपक हैं। सत्य असत्य बताइए जल्दी से। यह कथन सत्य है। ठीक है, राम नाम सत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। ठीक है, चलिए, वैसे भी राम नाम सत्य तो है ही है। राम नाम सत्य का मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो राम का नाम है वो सत्य है, यानी वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा और भूतकाल में भी रहेगा। यानी जो भगवान है उसकी जो सत्ता हमेशा से रहने वाली है, इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। नालंदा में 15,000 विद्यार्थी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 15,000 विद्यार्थी थे। कथन सत्य है असत्य? बताओ जल्दी। क्या थे? 15,000 नहीं थे, कितने थे? 10,000 विद्यार्थी थे। 10,000 विद्यार्थी थे, मैं लिख देता हूं। ठीक है, और 1500 टीचर थे। ठीक है, 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 आचार्य थे, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। ठीक है भैया, दिख रहा होगा आप लोगों को। 10,000, 15,000 नहीं थे, 10,000 थे। प्रश्न पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने आचार्य थे, तो 1500 आचार्य थे। पुस्तकें षड्यंत्रों का शिकार होती हैं। कथन कैसा है? सत्य असत्य? ये कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है, बिल्कुल सही है। देखो, पुस्तकें षड्यंत्रों का शिकार भी होती हैं। कुछ पुस्तकों में वास्तविकता के बारे में बताया जाता है, लेकिन कुछ षड्यंत्रों का शिकार हो जाती हैं, जिसके कारण उस पुस्तक की जो सत्ता है उसके विषय लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अगला देखो, कुछ धूर्त लोग कुछ वाक्य को लुप्त कर देते। धूर्त मतलब होते हैं दुष्ट लोग। कुछ जो दुष्ट प्रवृत्ति के, बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो किताबों में लिखे गए जो सेंटेंस हैं, सही वाक्य हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी जानकारी है, उनको लुप्त कर देते हैं। सत्य असत्य बताओ? ये बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए क्या करते हैं कि वो कुछ मिलावट कर देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी सत्ता बनी रहे, इसीलिए। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया। तो भैया अंत में यही है कि भैया वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर करके बताइएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ भैया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी सभी लोगों को जानकारी दो कि भैया क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। और बाकी लाइव क्लासेस, लाइव आनंद लेना चाहते हो बाकी स्टूडेंट के साथ, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, जो भी मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित अपडेट्स हैं, किस तरह से पेपर का मॉड्यूल है, ये जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते ही हो, झूठ बोलोगे मुझे पता है, आप लोग पक्का चलाते हो। ठीक है, केक किलर, केक कटर, जाने क्या क्या नाम लिख रखा है आप लोगों ने, मुझे पता है चलाते हो। तो भैया फॉलो कर लेना और ये जानकारी सारे लोगों को शेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण समय दिया जीवन का, उसके लिए बहुत बहुत आभार। भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान बने, तरक्की करें।